Students, in the previous class, we have done Indian economy on the eve of independence, part 1. Now, today we will start with our second part. In this, we will study these 6 topics: foreign trade, demographic condition, infrastructure, positive contribution of British rule, state of Indian economy on the eve of independence. Okay, students, let's start with our first topic, that is foreign trade. Foreign trade means आपको पता है क्या होता है, जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है. ओके स्टूडेंट, एक्सपोर्ट क्या होता है? जो हम फॉरेन कंट्रीज को सोल्ड करते हैं, फॉरेन कंट्रीज को भेजते हैं, सेल करते हैं. इंपोर्ट क्या होता है? जो फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में आता है, हम लेकर आते हैं. ठीक है. एक्सपोर्ट्स क्या हो गया? जो हम फॉरेन कंट्री को सेल करते हैं. इंपोर्ट क्या हो गया? जो हम फॉरेन कंट्री से अपने इंडिया में लाते हैं. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स ने कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी. क्या लगा दी थी? कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी. किस पे? फॉरेन ट्रेड पे. क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो. अगर हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते. इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इंडियन सेल्फ सफिशिएंट हो. इसलिए उन्होंने कई रिस्ट्रिक्शंस हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इम्पोज करी. ओके स्टूडेंट, तो अब हमारा नेक्स्ट है इसी में कि हमारी स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड क्या था. उस समय जो ब्रिटिशर्स थे, तो उस समय हमारी फॉरेन ट्रेड की स्टेट क्या थी? ओके, उस समय हमारी स्टेट क्या थी फॉरेन ट्रेड की, जब ब्रिटिश रूल था. ठीक है. फर्स्ट हमारा क्या था? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स. हम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. क्या थे? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी कि रॉ मटेरियल थे, और इंपोर्टर ऑफ किसके थे? फिनिश्ड गुड्स के थे. ठीक है. क्यों थे हम? क्योंकि वो हमारे से सस्ते दाम पे रॉ मटेरियल लेके जाते थे और अपने ब्रिटिश में अपनी कंट्री में जाके उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे, और इंडिया में आके हमको वही फाइनल प्रोडक्ट महंगे रेट पे, हाई रेट पे बेचते थे. ठीक है. तो इसलिए हमारा जो फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स थे. ओके स्टूडेंट्स, और हम एक्सपोर्टर किस किस के थे? एक्सपोर्टर हम किस किस गुड के थे? रॉ सिल्क के थे, वुड, शुगर एक्सेट्रा. इन चीज़ों के हम क्या थे? एक्सपोर्टर थे. इन चीज़ों के हम क्या थे? एक्सपोर्टर थे. वो यहाँ से लेके जाते थे, रॉ सिल्क लेके जाते थे, उसको फाइनल प्रोडक्ट में वहाँ पे बनाते थे अपनी कंट्री में, और फिर इंडिया में आके हाई रेट पे बेचते थे. ऐसे ही वुड लेके जाते थे, शुगर लेके जाते थे. तो एक्सपोर्टर हम इन चीज़ों के थे. ठीक है. अब हम इंपोर्टर किन किन चीज़ों के थे? एक्सपोर्टर तो पता लग गया. इंपोर्टर किसके थे? कॉटन, सिल्क. वहाँ पे था रॉ सिल्क, उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे सिल्क को गुड बना के लाते थे. और लाइट मशीनरी. ठीक है. इन चीज़ों के हम क्या थे? इंपोर्टर्स थे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपको. हम मूव टू सेकेंड पॉइंट. नाउ हमारा सेकेंड पॉइंट था मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल. मोनोपोली का मतलब क्या होता है? कि सिंगल मार्केट होती है, सिंगल ओनर होता है उसका. मोनोपोली आपको कॉपीराइट या पेटेंट राइट दे दिया जाता है कि उसको मैन्युफैक्चर करने का या उस चीज़ को यूज़ करने का राइट सिर्फ आपको है. ये हमारा मोनोपोली हो गया. मोनोपोली हमने मार्केट फॉर्म्स में पढ़ा हुआ है कि मोनोपोली क्या होती है. तो जो फॉरेन ट्रेड था उस समय ब्रिटेन के साथ, हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो 1/2 हाफ, यानी कि हाफ हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो हमारा ब्रिटेन से होता था. ठीक है. ब्रिटेन ने क्या कर दिया था कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि हाफ ऑफ द जो इंडिया का ट्रेड होगा, यानी कि ऑलमोस्ट ट्रेड हमारा किससे होगा?
ब्रिटेन से ही होना है। तो मोनोपोली कंट्रोल कर दिया था कि हमारे अलावा और किसी से इंडियंस फॉरेन ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ना एक्सपोर्ट ना इम्पोर्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ इसमें हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। अब उस टाइम पे क्या था, वो हमारी ही चीज़ें यूज़ करते थे, तो हमारी जितनी भी इंडियन की वेल्थ थी, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस थे, वो सारे वो कहाँ करते थे, इंडिया में करते थे। तो वो सारे एक्सपेंसेस कौन बेयर करता था, इंडियन बेयर करते थे। जैसे उनके ऑफिस सेटअप थे, यहाँ पे ऑफिस थे उनके, वॉर में हमारे एक्सपेंसेस लगते थे जब हम लड़ते थे उससे उन पे, इम्पोर्ट पे लगते थे हमारे, इंपोर्ट करते थे, वो सारी चीज़ें कौन बेयर करता था, इंडियंस बेयर करते थे। तो उस टाइम पे हमारी फॉरेन ट्रेड की वजह से हमारा क्या था, इंडिया की जो वेल्थ थी वो डे बाय डे ड्रेन यानी कि ख़त्म होती जा रही थी, यूटिलाइज होती जा रही थी। कैसे होती थी, उनके ऑफिस सेटअप से, वॉर से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट्स, हमने फॉरेन ट्रेड में कितने पॉइंट्स पढ़े, 3 पॉइंट्स पढ़े। ओके, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, यहाँ से सस्ते दाम पे रॉ मटेरियल लेकर जाते थे और वहाँ पे फाइनल गुड्स बना के अपनी कंट्री में यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स को महंगे रेट पे, हाई रेट पे बेचते थे। सेकंड, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड जो हमारा था वो सिर्फ ब्रिटेन से करने देते थे और किसी कंट्री से नहीं करने देते थे। थर्ड था हमारा ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ, जितने भी हमारी एक्सपेंसेस थे, चाहे वो वॉर पे हों, चाहे वो ऑफिस पे सेटअप हों, या और बाकी एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस थे वो कौन बेयर करता था, इंडिया बेयर करता था। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज स्वेज कैनाल। नाउ स्टूडेंट, स्वेज कैनाल क्या था, एक वाटर रूट था। क्या था, एक वाटर रूट। ठीक है, किस किस के बीच में, इंडिया के बीच में, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में डायरेक्ट वाटर रूट था। क्या था ये, डायरेक्ट वाटर रूट था। क्यों बनाया गया था, ताकि डायरेक्टली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना आसान हो जाए, यहाँ से ट्रैवल करना इंडिया से ब्रिटेन आसान हो जाए। ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1869 में। कब बनाया गया था, 1869 में। किसके बिटवीन था, ब्रिटेन एंड इंडिया के बिटवीन था। आर्टिफिशियल वाटर रूट था। ठीक है, आर्टिफिशियली यानी कि नकली तरीके से इसको क्रिएट किया गया था वाटर रूट को। किस किस के बीच में, इंडिया ब्रिटेन के बीच में। डायरेक्ट रूट था, कोई बीच में नहीं था, आर्टिफिशियल वाटर रूट डायरेक्टली। कब किया गया था, 1869 में किया गया था। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारा है डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है कि हमारी उस टाइम पे पॉपुलेशन कैसे कैसे चेंज होती थी। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब है हमारी पॉपुलेशन कैसे कैसे उस टाइम पे चेंज हुआ करती थी। हाई बर्थ रेट होता था, डेथ रेट होता था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी, वो सारी चीज़ें जो हमारी मतलब पॉपुलेशन जो हमारी डे बाय डे उस टाइम पे चेंज हुआ करती थी, उसको हम बोलते थे डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन बोलते हैं। ओके, फर्स्ट हमारा ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था। सेंसस का मतलब क्या होता है कि ये देखना कि कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कौन क्या जॉब कर रहा है, किसकी कितनी इनकम है, वो पूरा पॉपुलेशन का सेंसस लेना। 1881 में फर्स्ट सेंसस हमारा कब कंडक्ट हुआ था, 1881 में। उसके बाद आफ्टर एवरी 10 ईयर्स सेंसस हुआ करता था इंडिया में। फर्स्ट सेंसस हुआ 1881 में, उसके बाद आफ्टर एवरी 10 ईयर्स सेंसस कंडक्ट होने लग गए। ओके स्टूडेंट, अब हमारा एक ईयर था 1921, उसको हम बोला करते थे, उसको बोला जाता था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोला जाता था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। किस ईयर को, 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता था। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से इंडिया ने एक लीड लिया था फर्स्ट स्टेज से, फर्स्ट डेमोग्राफिक स्टेज से हम सेकंड डेमोग्राफिक स्टेज की ओर मूव कर रहे थे। कब, 1921 में। इसलिए
हमने जंप लिया था, एक तरह से कह सकते हो कि हमने एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाने के लिए, जैसे हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए एग्ज़ाम्स देते हैं, उसके बाद हम जाते हैं ना नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पे जंप लिया गया था, लिया गया था, इसलिए इसको बोला जाता है कि 1921 हमारा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था। ओके, अब 1921 में एक और चीज़ हुई थी कि जो हमारा बर्थ रेट था, हमारा जो बर्थ रेट था वो हाई हो गया था। ठीक है, जब हमारा बर्थ रेट हाई होगा तो इट्स ऑब्वियस कि हमारा जो डेथ रेट होगा वो लो हो जाएगा। बर्थ रेट हमारा हाई हो गया था कब? 1921 में, जब ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हुआ था तब दो चीज़ें हुई थी, तो बर्थ रेट हमारा हाई हो गया था और डेथ रेट हमारा लो हो गया था। ऑब्वियस है कि जब बर्थ रेट हाई है तो डेथ रेट लो होगा। अब बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो इस कारण क्या हुआ था, हमारी जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। जब बर्थ रेट ज़्यादा हो रहा है तो हमारी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी। ये चीज़ भी कब हुई थी? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड में। ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड में दो चीज़ें हुई थी, एक तो इंडिया ने लीड लिया था, इंडिया ने जंप लिया था, फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज की ओर मूव किया था, और दूसरा क्या हुआ था, बर्थ रेट हाई हुई थी, डेथ रेट लो हुई थी, उसके कारण क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई थी। अब डेमोग्राफिक कंडीशन के पॉइंट्स पढ़ेंगे। अब डेमोग्राफिक कंडीशन के पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है हाई बर्थ एंड डेथ रेट। बर्थ रेट क्या होता है कि चिल्ड्रन जो बॉर्न होते हैं, जो पैदा होते हैं 1000 इन अ ईयर, चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर, वो हमारा हो गया बर्थ रेट। एंड डेथ रेट हमारी क्या होती है कि मरने वाली मृत्यु दर कितनी थी हमारी उस टाइम पे। तो उस टाइम की हमारी हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट थी। बर्थ रेट हाई क्यों थी? क्योंकि वहाँ पे कोई भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स की इन्वॉल्वमेंट थी, इसलिए कंट्रोल नहीं होता था। डेथ रेट क्यों होती थी? क्योंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारी डेथ रेट क्या होती थी, इंक्रीज होती रहती थी। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट मतलब पढ़ने वाली दर, कि हम जो ब्रिटिशर्स थे वो नहीं चाहते थे कि जो इंडियंस हो वो एजुकेटेड हो, क्या हो, एजुकेटेड हो, इसलिए वो उनको पढ़ने नहीं देते थे, इसलिए लो लिटरेसी रेट भी था। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो हम लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते थे ब्रिटिशर्स। हाई इन्फैंट मोर्टालिटी रेट, हाई इन्फैंट मोर्टालिटी रेट क्या होती है? नंबर ऑफ इन्फैंट्स डाइंग, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं जो मरते हैं छोटे बच्चे 1 ईयर की एज को कंप्लीट करने से पहले, 1 ईयर की एज को कंप्लीट करने से 1 ईयर की एज को कंप्लीट करने से पहले जो छोटे बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं इन्फैंट मोर्टालिटी रेट। तो वो भी बहुत ज़्यादा था। क्यों था? क्योंकि हमारे पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी। अगर मान लो कोई बच्चा कमज़ोर पैदा हुआ तो उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ उस टाइम पे नहीं थी, इसलिए छोटे बच्चों की, इन्फेंट्स की मरने की दर ज़्यादा होती जाती थी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स जो पीपल एक जीता है, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स की जो एक इंसान जीता है वो भी कम थी। वही कारण था कि हमारे पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, अच्छा खाने पीने का नहीं था, तो उस कारण क्या होता था, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी होती थी। अब वाइड स्प्रेड पावर्टी, पावर्टी भी ज़्यादा थी, पैसा नहीं था। ओके, तो ये सारे हमारे 6 पॉइंट्स थे डेमोग्राफिक कंडीशन की। तो ब्रिटिश का मेन रीज़न क्या था हमारा, ब्रिटिश रूल ने क्या किया था, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन को पूरी तरह उन्होंने इफेक्ट कर दिया था। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज दिस। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं या हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सनस हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में और डिफरेंट सेक्टर्स में हमारे जितने भी वर्किंग पॉपुलेशन है उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारी स्टेट उस समय कैसी थी? उस समय हमारी स्टेट 2 पॉइंट्स पे थी। प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, प्राइमरी ऑक्यूपेशन में क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर। हमारी जो ऑलमोस्ट पॉपुलेशन थी 75% पॉपुलेशन जो इंडिया की थी वो किसमें इंगेज थी? एग्रीकल्चर में। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनल वेरिएशन,
अलग अलग वेरिएशन होती है रीजन की, किसी में ज़्यादा अच्छी फसल होती है, किसी में थोड़ी कम फसल होती है, कोई ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होता है, कोई कोई स्टेट्स होती हैं जो कम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती हैं। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स थे इसके। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? ये इंडियन इकोनॉमी की या किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा इसका मतलब। तो ये एक इकोनॉमी की, आप क्या कह सकते हैं, एक इकोनॉमी की एक तरह से क्या होती है, बैकबोन होती है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना हम ये नहीं कह सकते कि ये कंट्री डेवलप्ड है। ठीक है, अब इस उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या स्टेट थी। नाउ इसमें हमारा स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी थी उस टाइम पे? फर्स्ट पॉइंट, रोड्स बिल्ट फॉर ब्रिटिश गुड्स। ओनली ब्रिटिश गुड्स के लिए हमने ब्रिटिशर्स ने रोड्स को डेवलप किया था कि वो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकें आसानी से। उसके लिए उनको क्या चाहिए था? उनको रोड्स चाहिए थी, इसलिए उन्होंने रोड्स का डेवलपमेंट किया था। सेकंड, शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स। हमारी ऑल वेदर रोड्स क्या होती है? कच्ची रोड, पक्की रोड की हर जगह सही तरीके रोड्स हों, वो हमारी शॉर्टेज थी, वो डेवलप नहीं होने देना चाहते थे। क्योंकि अगर रोड्स डेवलप हो जाती तो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते थे, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि हम लोग आपस में इंडियंस मिलकर रहें। ठीक है, इसलिए उन्होंने ऑल वेदर रोड्स को डेवलप नहीं होने दिया, कमी थी। रेलवे कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब रेलवेज उन्होंने डेवलप किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों किया था? ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह अपने गुड्स को आसानी से कैरी कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्यों डेवलप किया था? ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को पानी से या हवा से आसानी से अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इंडिया में ला सकें और अपने प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री में भेज सकें। कम्युनिकेशन में क्या किया था उन्होंने? पोस्ट एंड टेलीग्राफ। क्या डेवलप किया था? पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप किया था। क्यों? क्योंकि वो अपना चाहते थे कि हमारा मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर हो, कि हमारा ही कंट्रोल हो पूरे इंडियंस पे, इसलिए उन्होंने कम्युनिकेशन को भी डेवलप किया। तो जो भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर किया था एक तरह से उन्होंने अपनी डेवलपमेंट के लिए किया था, पर इसके कई प्रॉफिट्स, कई फ़ायदे हमको भी हुए हैं। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज आवर पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। अब पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, अब ब्रिटिशर्स ने अगर हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया है तो वो कई हमको पॉजिटिव चीज़ें भी देकर गए हैं, जैसे रोड्स देके गए हैं, रेलवेज देके गए, कम्युनिकेशन सिस्टम सही करके गए, इफ़िशिएंटली हम लोगों को काम करना सिखा के गए। तो कई पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी थे। अब वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या क्या थे तो वो देखते हैं हम। अब ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हुए थे? दीज 5 पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हुए थे। सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। उन लोगों ने हमको क्या बना दिया था? सेल्फ सफिशिएंट, कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट बना दिया था। कैसे इंडिपेंडेंट बना दिया था? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लाकर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लाके हम क्या हो गए थे? सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि इंडिपेंडेंट हो गए थे, कि हम अपना गुजारा खुद कर सकते थे। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उन्होंने रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, हमको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी थी। इससे हम क्या हो गया था? इससे हमको रैपिडली हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे और ये चीप ट्रांसपोर्ट भी होते थे। ठीक है, चेक ऑन फेमाइंस। फेमाइंस क्या होता है? जो फूड सप्लाई करते थे, जो ड्रॉट एरिया थे जहाँ पे कमी होती थी, सूखा पड़ जाता था, वहाँ पे हम फूड सप्लाई आसानी से कर सकते थे। कैसे? बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट हुआ था। शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। हमारी पहली इकोनॉमी क्या थी? बाटर इकोनॉमी थी। क्या थी? बाटर इकोनॉमी। बाटर इकोनॉमी क्या होती है? यहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है, मॉनेटरी सिस्टम नहीं, यानी कि पैसे का सिस्टम नहीं होता। तो ब्रिटिशर्स के आने से क्या हुआ? मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। वो इफ़िशिएंटली काम करते थे, सही तरीके से काम करते थे, तो उन लोगों ने हमको भी ये सिखाया कि इफ़िशिएंटली कैसे काम किया जाता है, कैसे आप लोग पूरे प्रोफेशनल होकर काम कर सकते हो। ये हमारे 5 पॉइंट थे पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन के, किसके? पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल के। नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज क्लास, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी इंडियन इकोनॉमी की स्टेट कैसी थी इंडिपेंडेंस की वर्ष पे? ठीक है, तो हमारी स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैसे थी उस टाइम पे? 6 पॉइंट्स पे डिपेंड करती थी। कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होती है? कि यहाँ पे उन्होंने कॉलोनी बनानी थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? ह्यूज ड्रेन ऑफ इंडस वेल्थ हुआ था। उन्होंने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को क्या किया था? बूस्ट किया। ओके,
नाउ नेक्स्ट पॉइंट था हमारे सेमी फीडुअल इकोनॉमी। सेमी फीडुअल इकोनॉमी का मतलब था कि वहाँ पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन था, हाई रेट्स ऑफ लगान थे, ठीक है, जमींदारी सिस्टम कह सकते हैं आप तरह से आप उसमें सेकंड वाले में ये था। थर्ड था स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या थी, हाँ वेरी लो रेट पे हमारी ग्रो कर रही थी इकोनॉमी, वेरी लो रेट पे हमारी इकोनॉमी क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी, किसमें, स्टैग्नेंट इकोनॉमी में, ठीक है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी भी हो गया हमारा। फोर्थ हमारा था बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या था, अंडर डेवलप थी हमारी इकोनॉमी, उसमें सारी रेट्स सारी चीज़ें क्या थी, लो थी, लो प्रोडक्टिविटी थी, लो पर कैपिटा इनकम थी, हम दूसरे ट्रेडिशनल मेथड्स ओल्ड मेथड्स को यूज़ करके एग्रीकल्चर करते थे अपना, ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करके, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट थी, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा थे, तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ थी, बैकवर्ड इकोनॉमी में। डिप्लीटेड इकोनॉमी, डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी यानी कि घटाव वाली इकोनॉमी, जो घट रही थी इकोनॉमी डे बाय डे। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, सिक्स था हमारा एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। इसमें क्या था, इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अपना इंपॉर्टेंट डिवाइड एंड रूल, ये आपने पढ़ा होगा। सिक्स वाला एम्प्यूटेड इकोनॉमी में क्या था, डिवाइड एंड रूल वाली थ्योरी अपनाई थी उन्होंने कि इंडियंस को डिवाइड एंड रूल करवाओ, ठीक है, डिवाइड कर दो फिर उनके ऊपर क्या करो, रूल करो। तो आज की हमारी क्लास यहाँ खत्म है। अब हम पीछे देख लेते हैं हमने क्या क्या करा आज। 6 पॉइंट्स करे थे। फॉरेन ट्रेड जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ गया था, डेमोग्राफिक कंडीशन कि हमारा सेंसस वगैरह कैसे हुआ था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन किस किस सेक्टर में कितना कितना काम करती है, सबसे ज़्यादा किसमें होती है, हमारी एग्रीकल्चर में होती है, कितनी 75, अप्रॉक्सीमेटली 75%, नॉट अप्रोप्रिएट नहीं कह सकते आप, अप्रॉक्सीमेटली लगा लीजिए। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे करा था, ब्रिटिशर्स ने अपने पर्पज़ के लिए करा था, रेल रोड एयर वाटर सारे अपने पर्पज़ के लिए लाए थे। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या क्या थे हमारे, हमने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पढ़े थे ना अभी, सेल्फ सफिशिएंट बना दिया था, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे हमारे, चेक ऑन फेमाइंस था हमारा, मॉनेटरी सिस्टम लाए थे, इफेक्टिवली हम लोगों को काम करना सिखाया था, ठीक है। स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैसी थी हमारी, हमने अभी पढ़ा था लास्ट में, कॉलोनियल इकोनॉमी थी, रूल्स थे, सेमी फीडुअल इकोनॉमी थी, सेमी फीडुअल इकोनॉमी में क्या था हमारा, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन, स्टैग्नेंट इकोनॉमी जो हमारी रुकी हुई थी, ग्रो कर रही थी पर लो रेट पे ग्रो कर रही थी, ज़्यादा हाई रेट पे नहीं, बैकवर्ड पिछड़ी इकोनॉमी थी, अंडर डेवलप थी, सारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे, लो प्रोडक्टिविटी देते थे, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट था, मास इलिटरेसी थी, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, डिप्लीटेड इकोनॉमी यानी कि घटाव वाली इकोनॉमी, डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी थी, ठीक है। एंड लास्ट हमारा था एम्प्यूटेड इकोनॉमी, उसमें क्या था, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी। अब आप इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप नोट्स को गो थ्रू कर लीजिए, आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।